नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी। अब अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब यूएसजी में प्रेगनेंसी के कौन से स्टेज में कौन से पार्ट्स दिखते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि जी सेक प्रेजेंट है या नहीं है, जी सेक अपीयर हो रही है या नहीं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो ये बड़ी सैक होती है उसे बोलते हैं जेस्टेशनल सैक, जो यूएसजी में दिखती है, और उसके अंदर एक यॉर्क सैक फॉर्म होता है जो एम्ब्रियो के, जिससे एम्ब्रियो पोल्स फॉर्म होता है। तो वो जो छोटी सैक होती है उसे बोलते हैं यॉर्क सैक। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो डायग्नोसिस के लिए जेस्टेशनल सैक प्रेजेंट है या नहीं और यॉर्क सैक प्रेजेंट है या नहीं, ये पहले दिखता है। और कोई भी प्रेगनेंसी का अगर आप यूएसजी करो तो सबसे पहले कोई दिखता है कोई चीज यूएसजी में, तो वो होता है जेस्टेशनल सैक। और वो कब दिखेगा? बाय 5th मेंस्ट्रुअल वीक। मतलब क्या, अगर एलएमपी 1 तारीख हो तो फिर नेक्स्ट मंथ की 7 तक आपको जेस्टेशनल सैक और यॉर्क सैक विजिबल हो जाता है, मतलब 7 days आफ्टर मिसिंग ऑफ योर पीरियड्स। उसके बाद यॉर्क सैक के बाद जो दिखता है वो होता है फीटल पोल एंड कार्डियक एक्टिविटी। अब फीटल पोल क्या होता है, तो ये जो यॉर्क सैक होता है वो एक जगह से थिक होने लग जाता है और पोल फॉर्मेशन सीन होता है, उसे बोलते हैं फीटल पोल। और आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ जी सैक एंड यॉर्क सैक देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ फीटल पोल। सो दिस डेवलप्स एट 5th वीक, सो फीटल पोल डेवलप्स एट 6th वीक। और कार्डियक एक्टिविटी है वो 6th वीक के बाद अपीयर होना शुरू होती है। एम्ब्रियोनिक मूवमेंट स्टार्ट्स बाय 7th वीक्स। मींस क्या, जो कार्डियक एक्टिविटी होती है उससे थोड़ा एम्ब्रियोनिक मूवमेंट जो यूएसजी पे नोटिस होता है वो नोटिस होता है बाय 7 वीक्स। Fetal gestational age is best determined by measuring the CRL between 7 to 12 weeks, that is CRA। ये हम आगे देखते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। पहले हम ये नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कार्डियल ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी कैन डिटेक्ट fetal cardiac activity at 8th week. Okay, and Doppler effect of ultrasound can pick the fetal heart rate reliably by 10th week। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे एकदम ही अर्ली प्रेगनेंसी है, 5th-6th वीक ही हुआ है, अभी तक सिर्फ 7 ही डेज पीरियड्स मिस होके ऊपर हुए हो, तो फिर उस टाइम पे ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी इज मोर आइडियल, बिकॉज ये सब चीजें ट्रांसवाजाइनल में पहले दिखती है। वेरएस अगर ट्रांस एब्डोमिनल मोड से अगर यूएसजी की जाए तो फिर ये जो फीटल कार्डियक एक्टिविटी जो ट्रांसवाजाइनली 6th वीक में अपीयर हुई है, वो ही ट्रांस एब्डोमिनली 8th वीक में दिखती है। ओके, और अगर जो डॉपलर से पिक होते हैं, जो वेव्स डॉपलर से जो फीटल हार्ट वेव्स पिक करते हैं होते हैं, तो वो हमें ऑडिबल होते हैं बाय 10th वीक। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट साइन है, दैट इज लेमन एंड बनाना साइन। अब हम सोनोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो ये जो दो साइन होती है, लेमन साइन एंड बनाना साइन, ये स्पाइना बाइफिडा इस डिसऑर्डर में दिखती है यूएसजी पे। स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, जब बेबी डेवलप होता है तो अर्ली प्रेगनेंसी में जब हम यूएसजी करते हैं तभी हमें स्पाइनल डिफॉर्मिटीज के बारे में पता चल सकता है। The most common spinal deformities observed is spina bifida. It is a neural tube defect। मतलब क्या, ये जो स्पाइन होता है उसकी abnormality होती है डेवलपमेंट में, वो जो क्लोजर होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। और स्पाइना बाइफिडा डिटेक्ट यूएसजी पे होता है, और मोर आइडियली वो 20 वीक्स के एनोमली स्कैन में स्पाइना बाइफिडा कैन बी क्लियरली डिफरेंशिएटेड। तो अभी ये लेमन एंड बनाना साइन क्या होता है, जो फ्रंट ये जो है वो बेबी का हेड है, राइट। तो ये जो हेड होता है फीटल हेड, फीटल स्कल, उसका जो फ्रंटल पोर्शन है, फ्रंटल बोन्स, वो थोड़े से डिप्रेस्ड होते हैं, उसके वजह से ये जो कॉन्वेक्स है वो डिप्रेस्ड होता है, और इसे बोलते हैं लेमन साइन। और ये जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ सेरिबेलम है वो एक बनाना शेप लेता है, तो इट इज कॉल्ड एज बनाना साइन। अगर ये दोनों साइन प्रेजेंट हो ऑन यूएसजी तो इट इज अ केस ऑफ स्पाइना बाइफिडा। अब हमने जैसे लास्ट में एक पॉइंट मिस किया कि व्हाट इज द एस्टिमेशन ऑफ फीटल एज, मतलब फीटस की एज क्या है, ये कैसे समझेगा। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यूएसजी एक मशीन है,
तो उसे हम जैसे मार्किंग्स बताए, जैसे हम लोग मेजरमेंट ले, उस पे से फीटल एज, फीटल वेट और फीटल का ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मशीन बताता है। तो फिर वो कौन सी चीज से डिटरमिन होता है वो हम देखेंगे। तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है तो उसमें सीआरएल इज द मोस्ट important feature which is to be measured for determining the fetal age। तो CRL कैसे मेजर करेगी? क्राउन, CRL का फुल फॉर्म होता है क्राउन एंड रम लेंथ, मतलब हेड के, फिटल हेड से लेके, क्राउन से लेके जो लोअर एंड ऑफ बॉडी होता है, दैट इज एंड ऑफ द बम पार्ट, दैट इज रम पार्ट, उसका जो मेजरमेंट होता है दैट इज सीआरएल। और अगर बेबी का फीटल एज हमें आइडेंटिफाई करना है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दैट इज अप टू 12 वीक्स सीआरएल मेजर करके जो मशीन दिखा रहा है वो उसका फीटल एज होता है, राइट। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बीपीडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच इज टू बी चेक्ड। What is BPD? It is biparietal diameter। ये फीटल स्कल है, ये फीटस के पैराइटल बोन्स है। दो पैराइटल बोन्स के बीच में जो हाईएस्ट डायमीटर होता है, जो पैराइटल एमिनेंस के बीच से मेजर होते हैं, उसे बोलते हैं बीपीडी। एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर में कहाँ से देखते हैं? तो फीमर लेंथ से देखते हैं। तो ये बेबी है, उसका ये थाई पार्ट है, और ये जो फीमर बोन है उसकी जो दो पार्ट है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, वो पार्ट मेजर करके फीमर लेंथ निकाली जाती है, और इससे फीटल का एस्टिमेशन करते हैं एज का। ओके, ओवरऑल कोई भी टाइम में देखना हो तो सीआरएल इज द बेस्ट मेजरमेंट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेसिफिकली बेस्ट पैरामीटर सीआरएल, सेकंड में बीपीडी एंड थर्ड में फीमर लेंथ। तो ऐसे याद रखना है कि धीरे धीरे ग्रो होने के बाद फीमर लेंथ होता है, बीपीडी सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीआरएल इज द बेस्ट पैरामीटर फॉर एस्टिमेटिंग द फीटल एज। सो आज का वीडियो यहाँ पे एंड अप करते हैं। हम फटाफट रिवाइज कर देते हैं आज हमने क्या क्या देखा। हमने आज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखे हैं, ग्रेविटा पैरिटी के बीच का डिफरेंस देखा है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट साइंस जो प्रेगनेंसी में पाए जाते हैं, हेडविग साइन, ओसिएंडर, गुडेल्स, यूट्राइन, हेगर, पाल्मर, पिस्कैसिक्स, क्विकनिंग, ये सब हमने देखा। फिर हमने इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीनेटल विजिट कब और कैसे करने चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया। फिर ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी में क्या क्या और कौन से वीक्स पे हमें अपीयर होगा वो हमने देखा। आइडियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी की जाती है, देखी जाती है, उससे बहुत ज्यादा जजमेंट आता है फॉर्मेशन ऑफ बेबी का। उसके बाद अबनॉर्मल साइंस देखे जो स्पाइना बाइफिडा में पाए जाते हैं, और फाइनली एस्टिमेशन ऑफ फीटल एज जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीआरएल इज द बेस्ट पैरामीटर, सेकंड में बीपीडी एंड थर्ड में फीमर लेंथ। और चीजें देखते हैं विच इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एएनसी एंड विच इज रिलेटेड टू गायनेकोलॉजी। सो स्क्रीनिंग टेस्ट, अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होती है? तो प्रेगनेंसी में प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट करके एक अलग सेक्शन होता है इन्वेस्टिगेशंस का, दैट इज मेनली डन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी इन द फीटस। तो फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होती है वो यूजुअली फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में की जाती है, सो दैट उसे डिटेक्ट हो कि बेबी में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की पॉसिबिलिटीज कितनी है। और वो क्यों फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में की जाती है? कि अगर कोई एब्नॉर्मलिटी हो और वो श्योर हो गया विद द टेस्ट कि भाई अबनॉर्मल है क्रोमोसोमल पैटर्न बेबी का, तो फिर बेबी को अबॉर्ट कर सकते हैं टिल 20 वीक्स, और दैट विल हेल्प फॉर जो भी फीटल आउटकम, जो बैड फीटल आउटकम्स है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और जनरली आस्क्ड क्वेश्चन इज ऑन एमनियोसेंटेसिस। अब एमनियो मींस क्या? एमनियोटिक फ्लूइड की जो टेस्ट इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसे बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो ये जो मेथड होती है वो बायोलॉजिकल टेस्ट होती है टू डिटेक्ट एनी बायोलॉजिकल और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी इन द फीटस। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि अल्ट्रासाउंड प्रोब से एक पर एब्डोमिनली एक इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ पार्ट, कुछ few ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज एक्सट्रैक्टेड, एंड उसके बाद ये जो एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट हुआ है उसका टेस्टिंग होता है। सो एमनियोसेंटेसिस इज अ बायोलॉजिकल टेस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, यूज्ड प्राइमरीली इन प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी। अब ये क्या होता है कि जब भी
स्क्रीनिंग टेस्ट में पहले ब्लड टेस्ट यूएसजी होता है, ब्लड टेस्ट होता है। दोनों में अगर कुछ साइंस दिखे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाना लेमन साइन ऑन लेमन एंड बनाना साइन ऑफ यूएसजी देखा था, अगर वैसे कोई अबनॉर्मल साइंस मिले, अगर डबल मार्कर ट्रिपल मार्कर और ब्लड टेस्ट में भी अगर लेवल्स अलग हो, तो फिर ये एमनियोसेंटेसिस के लिए पेशेंट को रेफर किया जाता है और ये टेस्ट किया जाता है। सो इट इज यूज प्राइमरली इन प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। सो दिस इज डायग्नोसिस। तो स्क्रीनिंग होने के बाद डायग्नोसिस पे जाते हैं। Phacomelia, it is a malformation of arm and legs in the fetus, and it is a teratogenic effect of thalidomide. अब मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, ये जो होता है वो जैसे मैंने पहले बोला कि प्रीनेटल स्क्रीनिंग में क्या क्या होता है, पहले यूएसजी होता है, NT-NB स्कैन होता है, उसके बाद होता है ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में से इम्पोर्टेंट जो देखा जाता है प्रोटीन वो होता है अल्फा फीटोप्रोटीन। तो इसका मीनिंग क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। जो अल्फा फीटोप्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है जो बेबी के फीटस के लिवर और जीआईटी से सिक्रीट होता है, और वहां से सिक्रीट होके वो एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। उसी के साथ वो मैटरनल के ब्लड सर्कुलेशन में भी पाया जाता है। तो इसलिए जो मैटरनल सीरम में अल्फा फीटोप्रोटीन पाया जाता है उसे MSAFP बोलते हैं। इसे मेजर करते हैं, अगर वो उसके लेवल से डिक्रीज्ड है, मतलब MSAFP इज रिड्यूस्ड, देन देयर आर चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम। तो 18 और 21 ट्राइसोमी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है व्हेन MSAFP इज डिक्रीज्ड। और जब ये MSAFP इंक्रीज होता है अपने नॉर्मल लेवल से, तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या स्पाइना बाइफिडा को इंडिकेट करता है। ओके, तो मैं वापस रिपीट करती हूँ। प्रीनेटल स्क्रीनिंग में अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, फिर ब्लड टेस्ट होती है। ब्लड टेस्ट में मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन ये मेजर किया जाता है, अगर ये डिक्रीज्ड हो तो फिर इट इंडिकेट्स ट्राइसोमी 18-21, and if it is increased then it indicates any neural tube defect or spina bifida. Okay, now the next important point is test which is used to differentiate between the maternal and fetal blood in given sample is APT or alkali denaturation test. अब ये बहुत important टेस्ट है। अभी पहले तो आप समझो कि ये कब करने की जरूरत पड़ सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था APH। APH में जब पेशेंट जाती है एंटीपार्टम हेमोरेज, मतलब डिलीवरी के पहले ही फीटल वजाइनल ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हमें जानना है कि मैटरनल उसका ओरिजिन है या फीटल ओरिजिन है, तभी भी APT यूज किया जाता है। सो दैट समझे, अगर वो फीटल ओरिजिन हो इट मीन्स कि वो वैसा प्रिविया टाइप कोई अबनॉर्मलिटी है या तो प्लासेंटा का डिटैचमेंट है, इसलिए APH हो रहा है। अगर वो अगर वो मैटरनल हो उसका ओरिजिन, तो फिर उसका डायग्नोसिस अलग हो सकता है। सो APT इज वेरी मच यूजफुल फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड। अब पोस्टपार्टम हेमोरेज में भी ये यूज किया जाता है। प्लस अगर आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, अगर बेबी को वॉमिट में या बेबी के यूरिन में अगर ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है और उसका एग्जामिनेशन करने पे समझे कि मैटरनल ओरिजिन है या सॉरी ये मैटरनल ओरिजिन है या फीटल ओरिजिन है, तो उसके डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, so test which is used to differentiate between the maternal and fetal blood in the given sample is known as APT test or alkali denaturation test. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज कोलाज्मा। आप जैसे इमेज में देख सकते हो, जैसे कि फॉरहेड और चीक्स पे, जैसे प्रेगनेंसी में कभी कभी फॉरहेड और चीक्स पे कुछ वुमेन्स को डिस्कलरेशन, पिगमेंटेड दिखते हैं, तो ये जो कंडीशन होती है उसे कोलाज्मा बोलते हैं और ये 24 वीक्स में दिखाई पड़ती है। Then the next important terminology is linear nigra. What is linear nigra? तो प्रेगनेंसी में प्यूबिस सिम्फाइसिस से लेके एंसिफॉर्म कार्टिलेज तक एक लाइन एक्सटेंड होती है, पिगमेंटेड लाइन होती है। लीनियर मींस लाइन एंड नाइग्रा मींस डार्क पिगमेंटेड। तो ब्लैक कलर की जो डार्क पिगमेंटेशन दिखती है वो लीनियर नाइग्रा होती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिस टू एंसिफॉर्म कार्टिलेज और ये विजिबल होती है एज अर्ली एज 20th वीक। और ये विद द टर्म, जैसे टर्म में प्रेगनेंसी बढ़ती है, ग्रो होती है प्रेगनेंसी, वैसे लीनियर नाइग्रा डार्क होते जाता है।
I guess I'm clear. Colasma is pigmentation on forehead and cheeks जो 24 weeks पे मिलता है. Linea nigra is pigmentation on the from pubis symphysis to ensiform cartilage and it is visible as early as 20th week. फिर हम नेक्स्ट फैक्ट्स देखते हैं कि फीटल हार्ट साउंड्स अगर हम स्टेथोस्कोप से एग्जामिन करें तो 18 to 20 वीक्स पे हमें पाए जाएंगे. अभी हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर रिपीट करती हूँ मैं कि फीटल हार्ट साउंड्स कार्डियक एक्टिविटी कब डेवलप होती है 6 वीक्स पे, राइट. फीटल हार्ट साउंड्स हमें ट्रांस एब्डोमिनली कब सुनने में आएंगे 8 वीक्स पे. फीटल हार्ट साउंड्स हमें डॉपलर पे कब सुनने में आएंगे 10 वीक्स पे. और फीटल हार्ट साउंड्स हमें स्टेथोस्कोप से कब सुनने में आएंगे 18 to 20 वीक्स. ओके. अब एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हार्टमैन साइन. अब क्या होता है, कभी कभी प्रेगनेंसी खास करके फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब भी इम्प्लांटेशन होता है अराउंड 6 to 7 वीक्स जो होता है तभी कुछ ब्लीडिंग होता है फीमेल्स को. इट इज टाइप ऑफ स्पॉटिंग और पर वजाइनल थोड़ा सा ब्लीड होता है स्पॉट में. उस ब्लीडिंग को बोलते हैं हार्टमैन साइन या इम्प्लांटेशन साइन भी बोलते हैं. अब और चीजें देखते हैं प्रेगनेंसी में जो इम्पोर्टेंट है फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. अब बहुत बार फॉलिक एसिड का जो सप्लीमेंट होता है वो डेली डोज उसका 4 mg का होता है और वो प्रेगनेंसी के पहले प्री कंसेप्शन टाइम में ही 4 वीक्स पहले, मतलब अगर आपके पास कोई कपल आ रहे हैं एंड दे वांट टू गेट कंसीव इन 1 or 2 मंथ्स, नेक्स्ट 1 or 2 मंथ्स, तो उन्हें फॉलिक एसिड का 4 mg का डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है यूजुअली. व्हाई? Because it reduces the risk of NTD, that is neural tube defect है, spina bifida है, chromosomal abnormality है जो spine से related है, वो वो reduce करने के लिए folic acid supplements देते हैं in pre-conception phase. And after conception, this folic acid should be continued for 12 weeks. ओके. सो फिर हम फॉलिक एसिड के बारे में समझते हैं. फॉलिक एसिड क्यों देते हैं? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनटीडी. उसके बाद कब से दे सकते हैं? 1 मंथ या 4 वीक्स बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी. एंड क्या डोज में देना है? 4 mg के डोज में देना है. कब तक देना है? अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. ओके. अब एक प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आ रही है तो उसे डायबिटीज है या नहीं है, जेस्टेशनल डायबिटीज फॉर्म है या नहीं, तो उसका स्क्रीनिंग हम कौन से वीक्स पे करते हैं? तो 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. अब ये डाइटरी कंपोनेंट्स है जो प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में डिफरेंट होते हैं. हमें जो इम्पोर्टेंट याद रखने हैं वो है एक तो कैलोरी इंटेक. एनर्जी जो है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 20 to 100 किलो कैलोरी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, whereas in pregnancy, especially in second half, it raises to 2500 kilocalorie. The next important point to remember is iron. Iron, which is normal requirement in non-pregnant state, is 18 mg, which increases to 40 mg in pregnant state. And the third important point to remember is calcium, जिसका regular normal range 500 mg होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, विच इंक्रीजेस टू 1000 mg. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉलिक एसिड, जिसका 200 न्यूग्राम होता है जो 400 न्यूग्राम तक बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इसमें से 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. एनर्जी जो 20 to 100 किलो कैलोरी से इंक्रीज होकर 2500 किलो कैलोरी हो जाती है प्रेगनेंसी में. आयरन सप्लीमेंट जो 18 मिलीग्राम होता है नॉर्मली रिक्वायर्ड इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, इट इंक्रीजेस टू 40 मिलीग्राम. कैल्शियम इंक्रीजेस फ्रॉम 500 मिलीग्राम्स टू 1000 मिलीग्राम्स. और विटामिन और एंड फॉलिक एसिड its normal requirement is 200 milligram, which increases to 400 milligrams in pregnancy. वही चीज रिपीट है. ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं डेली कैलोरी नीड्स इन प्रेगनेंसी 2500 किलो कैलोरी, नॉन प्रेग्नेंट 2200. कैल्शियम भी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में 500 mg इज रिक्वायर्ड, इन प्रेगनेंसी 1000 मिलीग्राम इज रिक्वायर्ड. अब ये हुआ कुछ पॉइंट्स हुए थे रिगार्डिंग प्रेगनेंसी. अब हम कुछ रैंडम बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू गायनेक एंड ऑप्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. अब ट्यूमर मार्कर इन ओवेरियन कैंसर इज CA-125. दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो AIPGT 2015 में भी पूछा गया था कि ट्यूमर मार्कर ओवेरियन कैंसर का क्या है, तो इट इज CA-125.
आपको प्रैक्टिकली थोड़ा नॉलेज देती हूँ। CA-125 यूजुअली कोई भी ओवेरियन सिस्ट है तभी भी ये रिपोर्ट करवाते हैं कि ब्लड में CA-125 का लेवल क्या है, सो दैट टू डिफरेंशिएट जो ओवेरियन सिस्ट है वो मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है। नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस इज पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूटेरस। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, जिस ब्लास्टोसिस व्हेन इट एंटर्स द यूटेरस इट गेट्स इम्प्लांटेड, तो नॉर्मल साइट होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द वुमेन में ये इम्प्लांटेशन होता है पोस्टीरियर वॉल पे। अब हार्मोनल लेवल देखते हैं एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। आप डायग्राम की तरफ देखिए, डे 1 टू डे 14 एंड डे 28, इसमें सब हार्मोनल्स के चेंजेस पाए जाते हैं। तो डे 14 में यूजुअली ओव्यूलेशन का आइडियल टाइम होता है। तो जैसे आप ग्रीन पीक देख सकते हो कि जैसे हमने देखा था कि LH पीक के बाद ही ओव्यूलेशन होता है। सो एट द टाइम ऑफ LH पीक देयर इज ओव्यूलेशन विद इन 24 आवर्स। ओके, तो फिर लेवल ऑफ हार्मोन एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन देखना है, तो ये तो हमें पता है LH तो पीक है, दैट इज LH इज इंक्रीज्ड। और क्या क्या चीजें डिक्रीज हो रही है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन? एक तो FSH है जो डिक्रीज होता है, और एस्ट्रोजन है वो इंक्रीज होता है। तो जैसे हम डायग्राम से देख सकते हो, ये पर्पल है वो भी बढ़ रहा है, और ओव्यूलेशन के टाइम हाईएस्ट होता है। सो हाईएस्ट कौन सी दो चीजें हैं ड्यूरिंग ओव्यूलेशन? वन इज LH एंड सेकेंड इज एस्ट्रोजन। और क्या चीजें डिक्रीज हो रही है? दैट इज FSH। तो FSH जो होता है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो फर्स्ट फेज में एक्सेस होता है, सेकेंड फेज में कम हो जाता है। और LH होता है वो फर्स्ट फेज में कम होता है, सेकेंड फेज में ड्यूरिंग ओव्यूलेशन वो LH पीक हो जाता है। Okay, so how we will remember level of hormones at the time of ovulation is LH is peak, estrogen is increased and FSH decrease होता है। अब मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर इन वुमेन इन इंडिया इज ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट कैंसर भी जो कॉमन है इंडियन वुमेन्स में वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। अगर आपकी जानकारी के लिए 14% जो रेट है वो ब्रेस्ट कैंसर का है अमंग अदर कैंसर्स इन वुमेन। और ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो इट्स जीन्स आल्सो प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, इसीलिए देयर इज मोर कॉग्निजेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द हेरिडेटरी इन ब्रेस्ट कैंसर। मतलब अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, मदर को या सिस्टर को, तो फिर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जल्दी से जल्दी करवाना ज्यादा अच्छा होता है। या कोई भी अगर सिम्टम अगर रिफ्लेक्ट हो तो उसे नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीन फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, so it is more of the hereditary type. So BRCA on BRCA, BRCA1 is on chromosome 17 and BRCA2 is present on chromosome 30. Okay. Now, there is a case that a lady of 35 years old lactating mother presented with painful breast lumps, then most appropriate and initial, मतलब पहले अगर कोई lady आ रही है to you, she is breastfeeding and she is having painful breast, तो सबसे पहला investigation what you will do is USG। अब ये एक रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर है, एक्स्ट्रा मेमोरी पैगेट डिजीज। इसे पैगेट डिजीज जो होता है वो यूजुअल एकदम रेयर है, बट ये कौन सा टाइप का, ये एक मैलिग्नेंसी है, स्लो ग्रोइंग है, एक डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब वो इचिंग और उसके डर्मेटोलॉजी मतलब एक स्किन का मैलिग्नेंसी है ये, और वो अकर का होता है एपिथेलियम सेल्स में। और एक चीज इंटरेस्टिंग है कि ये जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जहाँ जहाँ बॉडी में होता है वहां पे ये एक्स्ट्रा मेमोरी पैगेट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। और उसका सबसे कॉमन साइट है वल्वा। As its common site is vulva, this question can be asked under the section of gynec and obs. Okay, so as you can see in the diagram कि ये dermatological condition है, slow growing cancer होता है skin का, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी पैगेट डिजीज। ये यूजुअली बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स की जगह होते हैं, जैसे बगल में हो सकता है, नेप ऑफ द नेक में हो सकता है, बट इसका सबसे कॉमन साइट होता है वल्वा।